Hello friends, welcome to our channel Home Science Kaksha. Let's grow together. I am Dr. Shaluga. So let's start our today's topic, traditional textiles of India. टेक्सटाइल वर्ड लैटिन लैंग्वेज के टेक्सचर वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है वीव। टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा फ्लैक्सिबल मटेरियल है जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर से बने यार्न का एक नेटवर्क बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए वीविंग, निटिंग, क्रॉचिंग, नॉटिंग या प्रेसिंग फाइबर कोई भी टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है। टेक्सटाइल आर्टिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए स्पेशल टेक्सटाइल्स म्यूजियम बनाए जाते हैं जो कि इंडियन हेरिटेज को प्रिजर्व कर रखने में हेल्प करते हैं। इंडियन हेरिटेज की जो एविडेंस है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास मिले हैं, जहाँ पर कि हमारे ऋग्वेदा में जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल्स है उसके बारे में बहुत कुछ देखने को मिला है। रामायण और महाभारत के टाइम पर जो वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स पहने जाते थे एंशियंट इंडिया में, ये इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ है। उसके अलावा उस समय के जो रिच लोग होते थे वो थोड़े स्टाइलाइज गारमेंट्स पहना करते थे, जबकि जो ऑर्डिनरी लोग होते थे वो कॉमन पीपल जो थे वो सिंपल गारमेंट्स पहना करते थे। लेकिन उस समय के जो कंटेम्प्रेरी इंडियन टेक्सटाइल्स है वो हमारे आज के मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करते हैं। इंडियन जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स है वो अपने आप में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कि वो इतनी पॉपुलर थी। उसके बहुत सारे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले तो क्या, उस समय जो अवेलेबिलिटी थी, जो कच्चे माल की अवेलेबिलिटी थी, जैसे कॉटन, रॉ वूल, रॉ सिल्क, जूट, ये सब इजीली अवेलेबल थे। उस समय के सोशल कस्टम और लोकल कल्चर में ये चीज़ें इजीली पहनी जाती थी, यूज टू थी, और उस समय के जो जियोग्राफिकल और क्लाइमेट कंडीशंस थे उसके अकॉर्डिंग ये कपड़े बेस्ट होते थे। भारत के जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स है उसके बहुत सारे रूप हैं। मेजरली जो है सिल्क और कॉटन की वीविंग जो है उस समय सबसे ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर थी। इंडिया में सिल्क जो वीविंग सेंटर्स थे वो आसाम, बनारस, मैसूर, सूरत, कांचीपुरम या सूरत के आसपास के एरिया थे जो आज भी बहुत पॉपुलर सिल्क वीविंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा उस समय के जो लोग थे सबसे ज़्यादा उसमें कॉटन और सिल्क की साड़ियाँ ही लोग प्रेफर करते थे, जिनको आज ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स कहते हैं, जैसे कि बनारसी, पटोला, बलूचरी, पोचमपल्ली, पठानी। ये बहुत सारी ऐसी टेक्सटाइल्स हैं जो बहुत लंबे टाइम से इंडिया में चली आ रही हैं। उसके बाद आता है रेजिस्ट डाइड टेक्सटाइल। ये एक सबसे पहला हमारा प्रिंटिंग टेक्निक या एक टेक्सटाइल का डिजाइनिंग स्टाइल कह सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि कलर जो है वो पूरे फैब्रिक पर छोटे छोटे एरिया को रेजिस्ट कर दिया जाता है। रेजिस्ट मीन्स है कि उस जगह को रोक दिया जाता है कि कलर वहां स्प्रेड ना करे, और जब उन पर से वो केमिकल्स हटाए जाते थे तो उससे बहुत ही इंटीग्रेट पैटर्न्स और डिजाइन जो है वो क्रिएट हुआ करते थे। इंट्रोडक्शन अगर हम रेजिस्ट टेक्सटाइल्स की बात करें तो ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है जिसको इंडियन डायर्स बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं। इनसे बहुत सारे तरह के डेकोरेटिव टेक्सटाइल्स जो हैं वो बनाए जाते थे। कई बार पार्शियली रेजिस्ट किया जाता था फैब्रिक पे, या फिर फाइबर को डाइंग बना फाइबर का फैब्रिक बनाने से पहले उस पर डाई की जाती थी। हिस्ट्री अगर रेजिस्ट डाइंग की बात करें तो यूरेशिया और अफ्रीका के एंशियंट टाइम में भी इसके एविडेंस देखने के लिए मिले हैं। इजिप्ट में 4th सेंचुरी के आसपास इसके सबसे पॉपुलर एविडेंस मिले हैं, जो कि लिनेन पे उस समय ममीज को रैप करने के लिए जो फैब्रिक यूज किया जाता था उस पर वैक्स कोटिंग की जाती थी और उसके ऊपर डाइड मटेरियल डालने के लिए डाइड मटेरियल यूज किया जाता था, और जब वैक्स कोटिंग हटाई जाती थी तो अलग ही तरह के डिजाइन उस पर क्रिएट होते थे। जहां जहां वैक्स होती थी वहां कलर नहीं चढ़ता था। एशिया में जो है इस टेक्निक को चीन के तांग राजवंश लेकर आए थे, जबकि भारत और जापान में नारा काल में इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की गई। अफ्रीका के जो लोग थे, नाइजीरियन और यूरोपा के लोगों ने इस पे सबसे ज्यादा इस टेक्निक पे काम किया है। अगर हम बात करें कि इंडियन रेजिस्ट डाइंग टेक्निक का ओरिजिन कब हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि अ, बहुत एंशियंट टाइम से इंडिया में रेजिस्ट टेक्निक का यूज किया जाता था। जो अजंता की पेंटिंग्स हैं जब उन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि उस समय जो 6th और 7th सेंचुरी के आसपास जो वुमेन्स होती थी उनके जो लोअर गारमेंट होते थे, घाघरा, उस पर इस टेक्निक के एविडेंस पाए गए हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं? बेसिकली लहरिया, जिसमें कि ये एक राजस्थान की रैप जो है रेजिस्ट डाइड टेक्निक है। बांधनी, जिसको टाई एंड डाई भी कहा जाता है। मशरू, ये सेमी सिल्क फाइबर पर इक्कत की स्ट्राइप्स बनाई जाती हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश का इक्कत और पटोला। अब आ जाता है प्रिंटेड टेक्सटाइल्स क्या है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें प्रिंटेड टेक्सटाइल्स की, तो इसके एविडेंस हमें 4th सेंचुरी के आसपास देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर बहुत ही कॉमनली
चाइना ने सबसे पहले वैसे इसको डेवलप किया था, जिसमें वुडन ब्लॉक पे 2280 के आसपास वुडन ब्लॉक्स पे प्रिंटिंग शुरू करी थी और धीरे-धीरे ये ऑल ओवर एशिया में, इंडिया में, यूरोप में फैलती चली गई। इस टाइम पर इस टेक्सटाइल्स ने बहुत ट्रैवल किया, इसीलिए 17th सेंचुरी के आसपास इसमें बहुत डेवलपमेंट देखने को मिला। इंग्लैंड में कॉटन पर इसकी प्रिंटिंग की जाती थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सेम डिज़ाइन नहीं कॉपी कर पाते थे, तो उस समय ब्रिटेन में इंडिया से बनाए हुए टेक्सटाइल्स को भेजा जाता था। 18th सेंचुरी के आसपास कैलिको प्रिंटिंग टेक्निक जो थी वो बहुत ही रैपिडली जो है लोगों को पसंद आने लगी, क्योंकि इस पर काम करना आसान था, उसपे नए प्रिंट्स बनाने आसान थे और स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, लेटर ब्रिटेन के जो लोग थे उन्होंने इस पे बहुत काम किया। फ्रेंच के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने इस पे बहुत ही क्राफ्ट मतलब उसमें बहुत ही काम किया और बहुत ही इंटीग्रेट और डेकोरेटिव डिज़ाइन्स उन्होंने इस पे बनाए। उसके बाद आता है इंडिया में प्रिंटेड टेक्सटाइल्स का ओरिजिन कब हुआ? 3rd सेंचुरी के आसपास ऐसा माना जाता है कि नेचुरल और मैन-मेड फाइबर्स पर इंडियन प्रिंटेड टेक्सटाइल्स किए जाते थे, उससे बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन्स बनाए जाते थे फैब्रिक के ऊपर। इसमें 2 पैटर्न्स जो है आर्टिस्टिक मोटिव्स बनाने के लिए एक वैरायटी ऑफ कलर्स यूज़ किया जाता था। डाइज़ और पिगमेंट बॉन्ड दोनों को ही फाइबर और फैब्रिक के लेयर्स पे यूज़ किया जाता था। बेसिकली 2 प्रिंटिंग प्राइमरी टेक्निक्स यूज़ की जाती थी, जो कि एक तो थी कलरिंग, जिसमें पूरे फैब्रिक पे कलर करके रेजिस्ट किया जाता था और दूसरा होता था प्रिंटिंग, जहाँ-जहाँ आपको कलर चाहिए वहाँ-वहाँ पर उस पे प्रिंटिंग टेक्निक यूज़ की जाती थी। ये टेक्निक धीरे-धीरे अकॉर्डिंग टू द टाइम और पैटर्न के अकॉर्डिंग धीरे-धीरे इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ और चेंज होने लगे। उसके बाद आता है ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया। देखिए एम्ब्रॉयडरी की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं पेंटिंग विद निडल, यानी कि सुई से की गई पेंटिंग। इस पर जो है काम करने के लिए सुई से और धागों से कपड़े पर एक अलग ही तरह के डिज़ाइन्स बनाए जाते थे। एम्ब्रॉयडरी का जो फंडामेंटल है वो क्राफ्टमैनशिप को सिर्फ़ सिलना नहीं बताता, बल्कि डिज़ाइन और कलर कॉम्बिनेशन का प्रॉपर यूज़ करना भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। हर रीजन में जो वर्कर थे, उनका अपना एक अलग ही काम करने का तरीका था। जो उनको इन्फ्लुएंस करता था वो उनके आस-पास का एनवायरनमेंट, उनकी कंडीशंस, उनके कस्टम, उनकी हिस्ट्री में जो था वो वही पेंटिंग्स पे या अपनी एम्ब्रॉयडरी में उकारा करते थे। उसके अलावा बेसिक स्टिचेस जो होती थी वो सभी तरह की एम्ब्रॉयडरीज में सेम होती थी, जैसे कि साटन, स्टेम, चेन, डार्निंग, हेरिंगबोन। लेकिन कुछ स्टिचेस ऐसी होती थी जो स्पेशली उस पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी की ब्यूटी को बढ़ा देती थी। इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें इसमें एम्ब्रॉयडरी की, तो ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ वेस्ट में जो रिवर है थार डेजर्ट एरिया के आसपास, इंडस प्लेन के आसपास इसके सबसे ज़्यादा एविडेंस देखने को मिले हैं कि वहीं पर ये सबसे ज़्यादा एम्ब्रॉयडरीज का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि उसके आसपास कॉटन प्लांट इजीली ग्रो करते थे। तो उन लोगों के पास जो मटेरियल था, जैसे कि स्टोन्स, उस पे डेकोरेटिव स्टोन्स लगाने के लिए या फिर उसको और डेकोरेटिव बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स उसको यूज़ करते थे ताकि वो बहुत लंबे समय तक चले। उसके अलावा जो डाइड फैब्रिक में एक यूज़ करने के लिए जो मोहनजोदड़ो के टाइम पर ब्रॉन्ज निडल का आविष्कार किया गया था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास का ही था। उसके अलावा जो रिटन अकाउंट्स अगर हम देखें तो 300 बीसी के आसपास ऐसा देखने को मिला है कि उस समय इजिप्ट, ग्रीस, पर्शिया, साइरिया, बेबीलोनिया में बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल्स पहने जाते थे। 10th सेंचुरी के आसपास तो इवन स्लीपर्स पे भी, यानी कि चप्पलों पे भी गोल्ड और सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी की जाती थी, जो कि सिंध से बागबाद तक जाती थी। मार्को पोलो ने एम्ब्रॉयडरी को गुजरात में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उसको कहा कि ये एक ऐसी एम्ब्रॉयडरी है जिसको कह सकते हैं कि सोने की या चांदी की चिड़िया उड़ रही है लेदर के ऊपर। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडियन एम्ब्रॉयडरी का, बेसिक इंडियन एम्ब्रॉयडरी का ओरिजिन कब हुआ, तो इसके बहुत सारे फेसेस देखने को मिलते हैं। हर एक रूट जो है इंडिया का, हर एक कल्चर वो अपना एक अलग इन्वॉल्वमेंट लेके आता है। उनके अपने प्रीडोमिनेंट डिज़ाइंस हैं, कलर कॉम्बिनेशंस हैं, टेक्नीक हैं, जो उन्होंने एक सेंचुरी से दूसरे आगे के लोगों तक कन्वर्ट करी है। और उसमें जो टेक्नीक्स था और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिचेस थे, वो हर एम्ब्रॉयडरी के अलग थे। इंडियन एम्ब्रॉयडर्स जो थे वो बहुत इन्फ्लुएंस थे किससे, जो उनमें ट्रेड वहाँ पर उस समय जो एंशिएंट टाइम में जो ट्रेडर्स आते थे, यानी कि जो व्यापारी दूसरे देशों से आते थे, उनसे रिलेटेड कामों से बहुत इन्फ्लुएंस होती थी। जैसे कि ईरान, एजेनिया, अफ़गानिस्तान, चाइनिया, पर्शिया, ये ऐसे एरियाज़ थे जहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ के इंडियन एम्ब्रॉयडर्स जो थे वो इन्फ्लुएंस होते थे।
अगर हम देखें तो 300 BC के आसपास ऐसे बहुत सारे रिच एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स देखने को मिले हैं जो खुदाइयों में मिले हैं, जिसमें पता चलता है कि इंग्लिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 16, 17 और 18 सेंचुरी में इंडिया एम्ब्रॉयडरी को पूरे यूरोप में फैला दिया था। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। लेट्स गो टुगेदर। बाय।